जय हिंद बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इससे पहले हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखा, जहां पे हमने देखा कि किस तरीके से एटम इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं और आपस में बॉन्डिंग करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजों को नहीं बता पाया, जैसे ज्योमेट्री शेप के बारे में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बात नहीं कर पाया। देन उस पर्टिकुलर चीज को ओवरकम करने के लिए फिर हमने पढ़ा VSEPR थ्योरी, जहां पे हमने देखा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक पर्टिकुलर स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और उसके लिए वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं। तो अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर और VSEPR थ्योरी नहीं देखा है तो प्लीज पहले इन दोनों लेक्चर्स को वॉच कीजिए, उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हम आगे आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन दोनों थ्योरीज को जो डिसएडवांटेज थे, बेसिकली किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो किस तरीके से ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग में यूज होते हैं, इस चीज को किसने बताया है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है। इस थ्योरी का जो सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इस थ्योरी ने हमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के बारे में बताया, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड। आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, अगर किसी में डबल बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम ऐसे ही समझेंगे कि किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये सारी थ्योरी जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को पता ही है। तो पहली थ्योरी हमारी थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, देन हमने पढ़ा VSEPR, अब हम पढ़ेंगे VB थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है मोटी। तो हर थ्योरीज के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उन्हीं चीजों को इंप्रूव करके अलग थ्योरी जो है बनाई गई है। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल C फॉर केमिस्ट्री। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होती है। हमें पता ही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी भी थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है वो सारी की सारी थ्योरी किसके लिए होती है? कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए होती है। अब हमें ये पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो किस तरीके से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट नंबर 1 में अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये बेस्ड है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट पे। इट इज बेस्ड ऑन ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। क्या होता है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग? इसमें इन्होंने बताया कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो हैं एटम्स के जहां पे इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और उस ओवरलैपिंग के कारण जो है क्या होता है, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो पूरा का पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट टोटली डील्स विद द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट नंबर 1 अगर हम लिखें तो इन दिस थ्योरी orbitals are overlapped। इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप होते हैं। और कौन से ऑर्बिटल? नियरली सेम एनर्जी लेवल्स। नियरली हमने कहा है। तो इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए क्या होगा, इस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए एटम को क्या आना पड़ेगा, बहुत क्लोज आना पड़ेगा। तो क्या होगा यहां पे, एटम्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। तो इसमें जो है एटम्स क्या आते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और उस क्लोजनेस के कारण ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जो बनेगा वो क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। सेकंड, क्या एटम के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, ओनली दोज ऑर्बिटल्स
will overlap with each other those have half filled ऑर्बिटल। केवल वही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं जो कैसे होंगे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे विथ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन, विथ अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। जैसे एक ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तभी क्या होगा, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो पाएंगे। तो दो कंडीशन उन्होंने रख दी कि ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो डाउनवर्ड हो, इसका अपवर्ड हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि एक का इसी वाले का अपोजिट होगा, इसका जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो सेकंड क्या हो गया, केवल वही ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे जहां पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन अलग अलग होने वाला। चलिए पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा, उसको हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये बोलता है कि जो ओवरलैपिंग है मस्ट बी लेस देन 50%। कि ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 50% से। अगर ओवरलैपिंग 50% से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, तो उनके न्यूक्लियस में जो क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा, और उस रिपल्शन होने के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स का है वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 अगर हम देखें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना क्या होने वाला है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाला है। और जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ अच्छा होगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना स्ट्रांगली अच्छा ओवरलैपिंग का एक्सटेंट होगा उतना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा उतना क्या होने वाला है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा लगेगी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो उतनी ज्यादा एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो जितना ओवरलैपिंग अच्छा होगा उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, स्मॉल होगा। इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जहां स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है, वहां क्या होने वाला है, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए नियर अराउंड 434 किलो जूल पर मोल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। कि हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 434 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि अगर हम फ्लोरीन के अगर बॉन्ड को ब्रेक करने की बात करें तो फ्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें नियर अराउंड 155 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बट क्या है, हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग है, जबकि फ्लोरीन में ऐसा नहीं है। इसलिए जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना क्या होने वाला है, यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करना जो है वो मुश्किल होने वाला है। क्लियर है। अब इसकी जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कि हम अगर एनसीईआरटी बुक देखें तो उन्होंने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हमें एक्सप्लेन किया है कि कंसीडर 2 हाइड्रोजन एटम एक हाइड्रोजन एटम ले लें हम, इसको नाम दे देते हैं HA, दूसरा हाइड्रोजन एटम हम नाम दे देते हैं HB। अब ये हाइड्रोजन एटम्स क्या करते हैं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, हमें पता है।
हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का होगा। अब होने क्या वाला है, ध्यान से समझिएगा कि ये ए जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स हमेशा लगाता है क्योंकि ये तो उसी का इलेक्ट्रॉन था। सिमिलरली बी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पे हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है क्योंकि ये उसी का इलेक्ट्रॉन था। बट जब दोनों इलेक्ट्रॉनों ने आपस में बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गए, उन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है, अब क्या होने वाला है, ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी पे भी लगेगा और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए पे भी लगेगा। तो यहाँ पे नया बॉन्ड किस किस के बीच में बना, नया अट्रैक्शन किसके बीच में आया, ए का बी पे, सिमिलरली बी का ए पे। तो यहां पे टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने हो गए, अगर हम यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो एक ए पे लगा रहा है, एक बी पे लगा रहा है। बॉन्डिंग के बाद क्या हुआ, ए बी पे भी लगाने लगा और बी ए पे भी लगाने लगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कितने हो गए, 4। पर क्या सिर्फ यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, नहीं, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है। किनके किनके बीच में है जरा देखें, एक रिपल्शन है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में और एक रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो यहां पे अगर हम फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है 2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 4। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। इसलिए क्या होने वाला है, अट्रैक्शन का फोर्स काम आएगा और अट्रैक्शन के फोर्स के कारण हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आने वाला है, एक सिंगल बॉन्ड बनने वाला है। अब अगर यही चीज आप नोबल गैसेस के लिए या हीलियम के लिए आप करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा बजाय किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है इसका मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करता है किसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब ऑर्बिटल जो ओवरलैप होते हैं तो यहां पे 2 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग इज पॉसिबल। पहली जो ओवरलैपिंग है वो ओवरलैपिंग है एक्सियल ओवरलैपिंग। फर्स्ट ओवरलैपिंग इज एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, सिग्मा। एक्सियल ओवरलैपिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा। जैसे कि सपोज एक ऑर्बिटल ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है, ये दोनों हेड ऑन ओवरलैप हो गए और इस ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, हमेशा सिग्मा होगा। तो पहला बॉन्ड जब भी केमिस्ट्री में बनता है एटम के बीच में तो वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। जब एटम आपस में ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैप होके जो सबसे पहला बॉन्ड वो फॉर्म करते हैं वो सबसे पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड टाइप का जो ओवरलैपिंग होता है, इस ओवरलैपिंग को कहा जाता है साइड बाय साइड या लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। साइड बाय साइड, लेटरल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पे होता है वो कहलाता है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो हमारा बनता है
वो पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग से। जैसे कि सपोज ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, तो अगर ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, इस तरीके से अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो इस ओवरलैपिंग को क्या कहा जाता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। तो पहला सिग्मा बॉन्ड होता है जहां क्या होता है? एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। दूसरा कहलाता है साइड बाय साइड लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, और क्या बनता है वहां पे? पाई बॉन्ड बनता है। बढ़े आगे। अगला पॉइंट कि ओवरलैप्ड कि जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम साइन। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि हमने सेकंड जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के जैसे मूव करता है। तो जब ये ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स हैं, उन वेव्स का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए? वो सेम फेज में होनी चाहिए, तभी ओवरलैपिंग वहां पे पॉसिबल हो पाएगी। अगर वो ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन के वेव की जो फेज है वो अपोजिट है तो ओवरलैपिंग वहां पे होने वाली नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जब सेम साइन है तभी क्या होगा? बॉन्ड बनेगा, तभी बॉन्ड बनेगा। अगर यहां पे सेम साइन की वेव नहीं है तो यहां पे बॉन्ड बनने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा कि ये एक इलेक्ट्रॉन की वेव है, तो अगर इसको हम प्लस कहें तो ये माइनस हो जाएगा, या प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब प्लस प्लस होगा तभी वहां पे क्या होने वाला है? ओवरलैपिंग होने वाला है, अदरवाइज ओवरलैपिंग होने वाला नहीं है। कि अगर एक और वेव अगर हम बात करें, इसी टाइप की अगर वेव होगी तभी ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि प्लस प्लस सेम साइन है तभी ओवरलैपिंग होगा, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा। दूसरा, हमें यह पता है कि कुछ ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, उनमें डायरेक्शन होता है। जैसे कि पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो जैसे ये ऑर्बिटल पी वाई हो गया और ये ऑर्बिटल क्या हो गया? पी एक्स हो गया। अब अगर ये आपस में कभी ओवरलैपिंग करने भी आए तो y और x डायरेक्शन ही अलग है, एक y डायरेक्शन में है, एक x डायरेक्शन में, इसलिए यहां पे कभी भी ओवरलैपिंग होने वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव का नेचर सेम होना चाहिए, और अगर कोई ऑर्बिटल डायरेक्शनल रहे, डायरेक्शन रखते हैं, डायरेक्शन होने के कारण वो कभी भी अपोजिट ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन से कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। नोट कीजिए इसे। चलिए थोड़ा सा अब हम डिटेल में चलते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पे। हमने कहा टू टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है। पहली ओवरलैपिंग कौन सी कहलाती है? पहली इज एक्सियल ओवरलैपिंग, या जिसे कहा जाता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब कितने टाइप की हो सकती है? अच्छा, कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? हमेशा सिग्मा। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा। तो सबसे पहले टाइप की ओवरलैपिंग जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब दोनों ऑर्बिटल कैसे हो? एस हो। दोनों एटम के ऑर्बिटल कैसे हो? एस ऑर्बिटल हो। अब हमें यह पता है कि एस जो है वो तीनों डायरेक्शन में एक जैसा फैला हुआ स्फेरिकल इन शेप होता है। स्फेरिकल शेप होने के कारण नॉन डायरेक्शनल इसका नेचर है। नेचर कैसा है एस ऑर्बिटल का? नॉन डायरेक्शनल। ये पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में नहीं होता। तो नॉन डायरेक्शनल होने के कारण हमेशा जो एस ऑर्बिटल है वो क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो जैसे ये दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद जो ये ओवरलैपिंग होने वाली है, इस ओवरलैपिंग को क्या कहा जाएगा? एसएस ओवरलैपिंग। और हमेशा क्या बनाने वाले हैं? ये सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं। याद रखें, एस
कैन नेवर बी मेक पाई बॉन्ड। एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। एस हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। क्यों? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर है। नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर होने के कारण जब भी एस एस ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैपिंग होने पे जो वो बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल देखें, H2 मॉलिक्यूल, H एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। ऐसे 2 हाइड्रोजन एटम होंगे और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक 1s, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, एक ये हाइड्रोजन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को जब हम मर्ज करा देंगे इन दोनों को जब हम मर्ज कराएंगे, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, तो ये मर्जिंग से जो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, इसी ओवरलैपिंग से क्या होने वाला है? यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो बॉन्ड जो होने वाला है वो सिंगल बॉन्ड और कैसा होगा? नेचर सिग्मा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होने वाला है? सिग्मा। नोट करते जाइए साथ ही साथ में। चलिए सेकंड यही बना देते हैं। सेकेंड टाइप का जो ओवरलैपिंग होगा वो हो जाएगा हमारा एस और पी के बीच में। sp ओवरलैपिंग। इसमें क्या होने वाला है? इसमें एक s, एक एटम का s और दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग होगा। एक का s और दूसरे का p, एक s और दूसरे का p, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये s और ये एक का p। यहाँ पे ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? विद अपोजिट स्पिन। और यहाँ भी क्या होने वाला है? सिग्मा। क्यों बनेगा सिग्मा? अब यहाँ पे चाहे आप px ले लो, चाहे आप यहाँ पे py ले लो, चाहे आप यहाँ पे pz ले लो, किसी भी p को आप लेोगे तो हमेशा बनने वाला बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा ही होगा। क्यों? क्योंकि अगेन p तो डायरेक्टिव है, इसमें डायरेक्शन है, पर s जो है वो कैसा है? नॉन डायरेक्शन है। तो s में कोई डायरेक्शन नहीं है पर p में डायरेक्शन है, इसलिए जब भी स्फेयर के साथ p ऑर्बिटल मर्ज होगा तो बनने वाला बॉन्ड हमेशा कैसा होगा? सिग्मा। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s1। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब 2p5 है, 2s कंप्लीटली फील्ड है, 2p5 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। तो ये वाला अगर इसको हम pz मान लें तो जो pz है वो pz क्या पड़ा है? यहाँ पे एक, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ और ये pz 2pz अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे और ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो ये है फ्लोरीन का 2pz, ये है हाइड्रोजन का 1s1। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बनने वाला है वो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? 1s और 2pz के बीच में। फ्लोरीन का 2pz और हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कौन सा हो गया? सिग्मा। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर हम HCl ले लेते तो जैसे फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 2s2 2p5 में जा रहा है, क्लोरीन में कहां चला जाता है? 3s2 3p में। तो अब बॉन्ड कैसा बन जाता? 1s और 3p के बीच में। ब्रोमीन के केस में क्या हो जाता? बॉन्ड बन जाता 1s और 4p के बीच में, और आयोडीन के केस में बनता 1s और 5p के बीच में।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बॉन्ड यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ रखता है, किसका जो स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा है, या किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी का मतलब जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़े, तो हमें पता है जितने यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हम जाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ शेल्स अगर इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसका मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, कम। इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, HF का। उसके बाद कौन सा होने वाला है, HCl, HBr और HI। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो यहाँ पे होगा वो कौन सा रहेगा, HF ग्रेटर देन HCl, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HI। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाता है, और उसके कारण ओवरलैपिंग की जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने लगेगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने के कारण जो यहाँ पे बॉन्ड का स्ट्रेंथ है, वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। इसलिए बॉन्ड एनर्जी हमें जो है वो कम होने लगेगी। तो सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है, HF का, देन HCl का, देन HBr का, देन HI का। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ है जहां पे SS और SP ओवरलैपिंग है। देन अगली अगर हम ओवरलैपिंग, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम PP ओवरलैपिंग की। तो जो थर्ड टाइप की हमारी ओवरलैपिंग है वो है PP ओवरलैपिंग। अब बच्चों जो PP ओवरलैपिंग है वो दो टाइप की होती है। पहली तो एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग की। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा बच्चों, जो बॉन्ड बनेगा वो एक कौन सा बनेगा, सिग्मा। कैसे बनेगा कि कोई भी हम p ऑर्बिटल ले लें, जैसे हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम ले लें एक px और सेकंड भी कौन सा होना चाहिए, px। तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होगी, जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इस तरीके से जो एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो ये दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा टॉफी जैसा दिखता है। तो इस टाइप में जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा होता है, सिग्मा। तो जब P जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, तो PP ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसको अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऐसा बना सकते हैं कि इस तरीके से ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बना है, दोनों कैसे हैं, PP ऑर्बिटल। तो इस पूरे बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, सिग्मा फॉर्मेशन। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY और PZ। तो ये अगर XX ओवरलैपिंग हुआ है तो सिग्मा, या अगर YY हुआ है तो सिग्मा, या अगर ZZ हुआ है तो सिग्मा। पर एट ए टाइम सिग्मा एक ही बनेगा। समझेगा इसको ध्यान से कि 3 p ऑर्बिटल से, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरीके से ये एक सिग्मा बनाएंगे। बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो क्या बनाएंगे, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने PX PX लिया है, ये PY PY भी हो सकते हैं, ये PZ PZ भी हो सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक PX और एक PZ जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना ले। अगर X बनाया है तो दूसरा भी X होना चाहिए, अगर ये Y है तो दूसरा भी Y होना चाहिए, और तीसरा Z है तो वो Z ही होना चाहिए। कभी भी डिफरेंट टाइप के p ऑर्बिटल्स में ये होने वाला नहीं है। नोट कीजिए इसे। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो एग्जाम्पल है इसका वो है BF3। VSEPR थ्योरी से हमें पता है BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो कैसे बनता है ये देखते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 1s2 2s2 2p1। तो बोरॉन के पास 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2p में 1 इलेक्ट्रॉन।
सिमिलरली अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p, 5। फ्लोरीन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल यहां पे जिसके पास इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हम यहां देख ही पा रहे हैं कि ये फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक बोरॉन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग है, एक यहां पे शेयरिंग है, एक यहां पे और एक यहां पे शेयरिंग है। तो अब यहां हम देखें तो बोरॉन के पास s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में एक ही। तो बच्चों यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। कहा जाता है कि जब एटम को, सेंट्रल एटम को कोई कॉर्नर एटम अप्रोच करता है तो सेंट्रल एटम एक्साइट हो जाता है और उस एक्साइटेशन में उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन उठ के वेकेंट ऑर्बिटल में चला जाता है। तो जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के उधर गया, अब बोरॉन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहां पे ये s और ये 2 हो गए p। तो 3 फ्लोरीन आएंगे, यहां पे हमें 3 फ्लोरीन चाहिए। अच्छा, अब ये फ्लोरीन का अगर हम ले लें तो ये हो गया 2px, ये हो गया 2py और ये हो गया 2pz। तो फ्लोरीन अपने p ऑर्बिटल्स के साथ आया, ये एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि अगर हम कहें कि ये बोरॉन का px और ये py है तो फ्लोरीन जो एक आएगा, यहां कोई भी ऑर्बिटल वो लेके आ सकता है क्योंकि s दो डायरेक्शनल नहीं होता। बट यहां पे अगर ये x है तो फ्लोरीन का भी ये कौन सा होना चाहिए? px होना चाहिए और दूसरे वाले फ्लोरीन का ये कौन सा होना चाहिए? py होना चाहिए। तभी क्या होगा, यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है। दूसरी बात, यहां पे मैंने सारे सेम स्पिन बना दिए। सारे स्पिन कैसे होंगे? ये अपोजिट स्पिन होंगे। तो ये आपस में मर्ज होगा, ये आपस में मर्ज होगा और ये आपस में मर्ज होगा। तो कितनी मर्जिंग हो गई यहाँ पे? एक मर्जिंग हो गई sp के बीच में और 2 मर्जिंग कौन सी है? pp के बीच में। क्लियर है? एक मर्जिंग sp के बीच में और दो मर्जिंग जो है वो pp के बीच में है। तो यहां पे जो BF3 में बॉन्ड बना है, ये एक फ्लोरीन, ये एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। पर इन सिग्मा में खास बात क्या है? एक सिग्मा sp के बीच में और 2 सिग्मा जो है वो pp के बीच में है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहां पे क्या होता है? BF3 का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और p ऑर्बिटल जो है क्या करता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग बनाता है। आया समझ में? चलिए बढ़े आगे। अगला आता है कि जो p है वो क्या करे? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करे, या जिसे लैटरल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। देखिए क्या होगा इसमें, यहां पे जो p ऑर्बिटल्स हैं वो p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल हम ले लें, ये एक दूसरा p ऑर्बिटल हम ले लें, ये एक्सिस अगर हम ले ओरिजिन, तो ये इस तरीके से ओवरलैप करेंगे कि ये एक p ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल और दोनों a से मिलेंगे। इसको ऐसा समझे कि जैसे ये था तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग और ये जो है ये ओवरलैपिंग जो हम देख पा रहे हैं, ये दोनों कौन सी है? हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, ये AC और एक AC। तो जब इस तरीके से ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होंगे तो ओवरलैप होने के बाद
जो वो बनाएंगे वो बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड। तो अगर ये आपस में से ओवरलैप होते हैं तो ओवरलैप होने के बाद ये इस तरीके से कुछ ओवरलैप होंगे, और ये जो बॉन्डिंग है यही बॉन्डिंग क्या कहलाएगी, हमारी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग। और यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, पी पाई पी पाई। तो यहाँ पे जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है उसमें एक p ऑर्बिटल है और दूसरा भी कौन सा है, p ऑर्बिटल है। तो जब p और p मिलके पाई बनाते हैं तो उस फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, p पाई बॉन्ड। क्या कहा जाता है उसे, p पाई बॉन्ड। क्लियर है। चलिए इसका एग्जांपल हम देखें। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p4। तो s के पास ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 और 4। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी क्या होगा, ये 2s और ये क्या हो गया 2p। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन, उसके पास भी सेम तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स 2p4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वही क्या कर सकता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों तो बॉन्डिंग बना ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हो रहा है, जो एक p है ये इस p के साथ और ये p इस p के साथ ओवरलैप है। तो पहला बॉन्ड जो यहाँ बच्चों बनने वाला है वो पहला बॉन्ड तो हमेशा कौन सा बनेगा, सिग्मा ही बनेगा। अब हम मान ले कि दोनों के जो pz है ये आपस में क्या बनाएंगे, सिग्मा। तो इसको हम ऐसा कुछ ड्रॉ कर लें कि ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, ये हो गया इसका 2pz, ये इस वाले का 2pz। एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या कर लिया, यहाँ पे शेयर कर लिया। इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसा। तो ये शेयरिंग में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा, इसको अगर हम py मान लें तो ये भी क्या होगा, py। तो pz जो है वो इस तरीके से ओवरलैप हुए हैं, है ना, इस तरीके से ओवरलैप हुए हैं। तो py कैसा जाएगा, साइड बाय साइड। तो ये इसका, ये py, ये इधर py, ये एक py, ये इधर py, और इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने वाली है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, p पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड कैसा हुआ, सिग्मा। मतलब ऑक्सीजन में हम देख पा रहे हैं डबल बॉन्ड बना हुआ है कि O डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा, एक बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। तो जब भी डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है तो उस डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में एक बॉन्ड हमेशा कौन सा होने वाला है, सिग्मा, और एक बॉन्ड कौन सा होने वाला है, पाई। पहला बॉन्ड हमेशा एटम सिग्मा ही बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला बॉन्ड जो बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, सिग्मा, और दूसरा जो है वो साइड बाय साइड बनेगा, कौन सा बनेगा, पाई। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा और दूसरा बॉन्ड जो है वो हमेशा पाई बनेगा। क्लियर है, आया समझ में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहाँ होंगे, ये इसके पास एज अ लोन पेयर ट्रीट हो जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चले गए वो बॉन्ड पेयर में काउंट हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गए, यहाँ पे लोन पेयर में इस्तेमाल हो गए। क्लियर है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p3। पहला नाइट्रोजन, उसके 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2,
दूसरा नाइट्रोजन, उसके 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके p में भी कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2s में ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करेगा? सिर्फ ये दोनों और ये दोनों। तो अगर ये pz, ये py और ये px है, तो इससे भी क्या मान ले हम? pz, py और px। तो pz मिलेंगे, सिग्मा बनाएंगे। pz मिलके क्या बना लेंगे? सिग्मा बना लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए 3 बॉन्ड बनेंगे। पहला, ये एक नाइट्रोजन, उसका pz, सिमिलरली ये दूसरे नाइट्रोजन का pz, ये क्या हो गया? 2pz, ये भी 2pz। तो यहां फॉर्मेशन कैसा हो गया? सिग्मा। अब दूसरा बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई। ये एक नाइट्रोजन का py ले लें, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पे? ये ओवरलैपिंग, और इस ओवरलैपिंग से क्या बन जाएगा? एक पाई। तो यहाँ पे 2 तो हमने बना दिए, तीसरा भी बॉन्ड है x का, उसको भी बना लेते हैं। ये एक ऑर्बिटल z में, ये z में, ये इधर ओवरलैपिंग, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, और इसी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को क्या नाम दिया जाएगा? z। क्या कहा जाएगा उसे? z कहा जाएगा। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हम बना लें। ये ऐसा, ये वाला ऐसा, और इनके बीच में जो ओवरलैपिंग है ये भी क्या होगी? पाई ओवरलैपिंग। ओरिएंटेशन अपोजिट होगा। ये भी ऐसा होगा। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी? तीसरी ओवरलैपिंग। तो पहला कैसा हो गया? ऐसा सिग्मा, दूसरा कैसा हो गया? ऐसा पाई, और तीसरा ऐसा प्लेन के ऐसा, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनेगा। ये अगर ये सिग्मा, ये पहला पाई और ये दूसरा पाई, तो ये एक सिग्मा, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, ये वाला साइड बाय साइड और ये दूसरा साइड बाय साइड। तो नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बना? ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड कैसा हो गया? सिग्मा, बाकी के जो 2 बचे हुए क्या हो गए? पाई। ठीक है, आया समझ में? तो ध्यान रखेंगे pz के साथ, py के साथ और px के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, बाकी ये ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग में सेम डायरेक्शन में ही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमारा pz हो गया था, ये वाला हमने py मान लिया था, और ये हमारा कौन सा हो गया था? px। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड कौन कौन से बने? सिग्मा pp के बीच में, और पाई भी p पाई p पाई। यहां पे s का कोई रोल नहीं था। तो सिग्मा भी p के बीच में और पाई भी p के बीच में। नोट कीजिए इसे। किया नोट? बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन कर दें। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। पहला H2O, दूसरा SO3, तीसरा CH3COOH, चौथा हम ले लें H2SO4, पांचवा NH3, छठा हम ले लें
C2H2 इथाइन और सातवां इथीन C2H4। चलिए इनका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि HOH होता है और ये दो लोन पेयर, तो ये दोनों सिग्मा, तो यहाँ पे कितने सिग्मा हो गए? 2 सिग्मा। SO3 सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई, तो टोटल 3 है। तो कितने हो गए? 3 सिग्मा और 3 पाई। एसिडिक एसिड CH3COOH स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो ऐसा कुछ बनता है। तो पाई तो हमें एक ही दिख रहा है। सिग्मा काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्मा कितने हो गए? 7। बात करें H2SO4 की। H2SO4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है। सिग्मा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्मा। पाई काउंट करें 1 और 2, तो पाई कितने हैं? 2। बात करें अमोनिया की, NH3, तो कितने सिग्मा हो गए? 3, पाई एक भी नहीं है। एसिटिलीन की हम बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सिग्मा काउंट करें तो 1 2 3 सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड में पाई कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिग्मा काउंट करें 1 2 3 4 5, सिग्मा कितने हो गए? 5, और पाई कितना है? 1। ठीक है, एक और देखते हैं। C2CN4 इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना दें। साइनाइड में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर इधर चलें, CN और CN पर क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई? 1 2 1 2 3 1 2 3, इसलिए इनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो चलिए सिग्मा पाई काउंट कीजिए जल्दी से, कितने आ रहे हैं? पहले से काउंट करके बताइए कितने सिग्मा और कितने पाई। चलिए करें काउंट। ये सिग्मा, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9। पाई कितने हो गए? ये पाई 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 पाई, 1 पाई यहां, 2 यहां और 2 यहां। तो सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पाई कितने हो गए? 2 4 6 8 और 1 9। तो 9 सिग्मा और 9 पाई। ठीक है, आया समझ में? चलिए अगला थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई, कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस कि सिग्मा में एक्सियल ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, पाई में क्या होता है? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग। सिग्मा SS टाइप का हो सकता है, PP टाइप का हो सकता है, SP टाइप का हो सकता है, पर पाई P पाई होता है, D पाई होता है, या P पाई D पाई होता है।
एस नेवर मेक सिग्मा, ध्यान रखेंगे, एस नेवर मेक पाई, सॉरी एस नेवर मेक पाई, एस कभी पाई नहीं बनाता। तीसरा, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जितनी ज्यादा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, जितना स्ट्रांगली बॉन्ड बनेगा, उतना बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। अब अगर बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, उतना बॉन्ड लेंथ कम और उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। और जितना बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या होगा, स्टेबल होगा, बॉन्ड विल बी मोर स्टेबल। तो सिग्मा का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, स्ट्रांग, और पाई का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, वीक। तो जो पाई ओवरलैपिंग है इज वीक एंड सिग्मा ओवरलैपिंग इज स्ट्रांग। सिग्मा की जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण स्ट्रांग होती है, पर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होने के कारण जो पाई का स्ट्रेंथ है वो कैसा होता है, वीक होता है। नोट कीजिए इतना। ओनली वन सिग्मा कैन बी मेड बाय एटम। यहां क्या होगा, मोर देन 1 पाई बॉन्ड कैन बी मेक बाय एटम। एक से ज्यादा पाई बॉन्ड एटम बना सकते हैं। जैसे हमने देखा है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहां पे एक सिग्मा, यहां पे 2 पाई, यहां पे एक सिग्मा और एक पाई। तो पहला बॉन्ड जो एटम बनेगा वो हमेशा सिग्मा ही होगा। उसके बाद जो भी बॉन्ड एटम बनाता है वो कौन सा होता है, पाई। तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा ही होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहां पे कि सिग्मा कैन बी मेक अलोन बट पाई ऑलवेज मेक विथ सिग्मा। कि अगर पाई बन रहा है तो पहले तो सिग्मा ही बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पाई। पर सिग्मा बनाने के लिए कंपलसरी नहीं है कि पाई होना चाहिए, पर पाई बनाने के लिए कंपलसरी क्या है, सिग्मा होना चाहिए। जैसे हम लिखें मीथेन, तो मीथेन में 4 सिग्मा बने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पाई बनना चाहिए। पर कार्बोनिल, अगर यहां हम देखें तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा कार्बन ऑक्सीजन में और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। तो पहले सिग्मा ही बनेगा, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा कैन बी रोटेटेड। सिग्मा बॉन्ड को रोटेशन किया जा सकता है। जैसे ये बना तो एक एटम को पकड़ के अगर हम दूसरे एटम को घुमाएं तो इजीली क्या होगा, वहां पे रोटेशन होगा। ये हम एल्केन और एल्कीन्स में बहुत देखेंगे इस चीज को, कि जब कन्फर्मर्स की बात की जाएगी तो एल्केन्स में क्या होगा, एक रोटेशन के कारण इनफाइनाइट कन्फर्मर्स होंगे, बट एल्कीन्स में मल्टीपल बॉन्ड होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। यहां पे जैसे हम बात करें कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड की, कि ये ओवरलैपिंग है। अब इस एटम को फिक्स रख के अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये जो ओवरलैपिंग है पाई वाली, ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी। तो पाई में क्या होता है, यहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। बट यहां पे कोई रोटेशन नहीं होता। जैसे कि ये बॉन्ड बनाया है सिग्मा, इसको फिक्स करके हम इसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो एल्केन्स के केस में
कोई रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता, इसलिए एल्केन्स के आइसोमर्स नहीं होते, उसके कन्फर्मर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कन्फर्मर्स। हम पढ़ेंगे एल्केन वाले चैप्टर में कि ऐसा एक एटम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाया, एक कार्बन को फिक्स करा और दूसरे कार्बन को अगर रोटेट कराएं तो बिकॉज ऑफ इजीली रोटेशन, हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण इजीली रोटेशन हो जाता है और उसके कारण जो है नए नए हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उन्हें कन्फर्मर्स कहा जाता है। बट इन केस ऑफ एल्कीन्स क्या है? एल्कीन्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है कि जैसे ही हम ये ऐसा और पाई ऐसा इसको पूरे ऐसा घुमाएंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इसलिए एल्कीन्स और एल्काइंस में क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होते हैं। तो ये ओवरऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लेक्चर हमारा था। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है ना, और थोड़े से आप टेक्निकल इश्यू भी थोड़े से आपको मिलेंगे, बट पूरा टॉपिक हमने अच्छे से कवर किया है। लगभग सारे हमने एग्जाम्पल्स कवर किए हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।